हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूं। ये 20 जून 2023 को सोशल वर्क का पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, और उन्हीं प्रश्नों पर मैं आज आप लोगों से चर्चा पर चर्चा करूंगा। हालांकि उसका आंसर की आ चुका है। दो प्रश्न जो है उसने ऑलरेडी ड्रॉप कर रखा है। वो दो प्रश्न ड्रॉप कर रखे हैं जो पेपर फर्स्ट के, जो डीआई के थे, उसके ड्रॉप किए गए हैं। लेकिन सोशल वर्क में दो प्रश्न ऐसे हैं जो आप दोनों प्रश्नों पे आप लोग क्लेम कर सकते हैं। मैंने अभी तक इसका एनालिसिस किया है। तो अभी हम प्रश्न करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। तो पहला प्रश्न हमारे सामने ये है। देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है कि व्यक्तिक अध्ययन प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाली प्रविधि निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो प्रश्न है व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया में। तो बेसिकली साक्षात्कार है, वस्तुनिष्ठ है, अन्य महत्वपूर्ण स्रोतों से सूचना एकत्रित करने में से भी बेसिकली व्यक्तिक अध्ययन की प्रक्रिया में ये मेथड यूज होता है। लेकिन जो संकेंद्रित समूह परिचर्चा है, ये नाम से ही स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा, यानी डी वाला सही जवाब जाएगा। ये ग्रुप वर्क की विधि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही जवाब है। अगला सवाल लेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क और यूजीसी नेट में भी पूछा जा सकता है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा कोई प्रश्न आप लोग यहाँ से नहीं देखेंगे जिन प्रश्नों के बारे में आप लोग को ना बताया गया हो, आप लोगों ने ना सुना हो। तो प्रश्न यहाँ पर दूसरा है कि दार्शनिक और प्रविधिकीय उपागम को सही क्रम में दर्शाना है आपको। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है। यहाँ सही जवाब आपका सबसे पहले होगा तत्व दर्शन, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। फिर उसके बाद सी ज्ञान मीमांसा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में रिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर पहला तत्व दर्शन, दूसरा ज्ञान मीमांसा होगा, तीसरा आपका होगा सैद्धांतिक अभिमुखीकरण, और चौथा आपका होगा शोध उपागम। लास्ट में शोध संरचना बनेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। यहाँ देखिए, तीसरा नंबर का सवाल हमारे सामने दिया गया है कि निर्णय निर्माण में चरणों की एक श्रृंखला शामिल होती है, उन्हें क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित करना है आप लोगों को, है ना। बड़ा ही आसान सा सवाल है। और अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे पहले समस्या की पहचान होती है, जो कि ऑप्शन ए रिलेट होगा। ठीक है, वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट पर, तो समस्या का विश्लेषण होगा। दूसरा आपका समस्या का विश्लेषण होगा। तीसरा अगर हम बात करें तो विकल्पों का विकास होगा। तो ए बी डी जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही जाएगा, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सोशल वर्क। यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यह केवल आज के दिन में 4000 इसकी जो है फीस रखी गई है। कल से इसी की फीस जो है कर दी जाएगी 5000। ठीक है, आज के दिन में 4000 इसकी फीस रखी गई है। यदि आप समाज कार्य में ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, या तो नंबर नोट करिए 8506031308 पर आप मुझे कॉल कर लीजिए, या व्हाट्सएप के माध्यम से संपूर्ण जानकारी आप समाज कार्य के बारे में ले सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। इन सभी चीजों पर मैं बातचीत करूंगा आप लोगों से। यूनिट नंबर 7 का सवाल था ये, निर्णय वाला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने नेक्स्ट है कि व्यक्तिक कार्य के अभिलेखन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही दिया गया है। समाज कार्य प्रचलन के लिए सीखने की अत्यंत महत्वपूर्ण विधि होती है, बिल्कुल ये बात सही है, ये पहला ही स्टेप होगा। दूसरा, प्रयुक्त प्रक्रिया का सटीकता से मूल्यांकन करना, ये भी सही होगा। और तीसरा, कथनात्मक जो है, कथनात्मक अभिलेख सर्वाधिक प्रभावशाली या प्रभावी तकनीकी होगा, ये भी करेक्ट होगा। लेकिन रोल, जो भूमिका यहाँ पे बात की जा रही है, रोल अभिलेखन प्रक्रिया में अभिलेखन की परिकृष्ट का रूप होता है, ये गलत जवाब होगा। यहाँ पर केवल ए और बी सही जवाब होगा, और ऑप्शन नंबर आपका जाएगा वो पहला वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। एसडीजी, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। सतत विकास लक्ष्य का आधिकारिक तौर पर किस रूप में जाना जाता है। बहुत ही आसान सा सवाल है, मैंने बच्चे बता भी रहे थे तो मैंने बताया भी था। ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, मैंने बताया भी था बच्चों।
आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से उपागम, देखिए अप्रोच यहाँ पे आ गए, उपागम पर मैंने बातचीत किया हूँ, सही क्रम में आपको दर्शाना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला उपचारी उपागम होता है, दूसरा जो है प्रणालीगत उपागम होता है, तीसरा आपका परिवर्तनकारी उपागम होता है, चौथा आपका अभिवेदक उपागम होता है। ठीक है, तो यहाँ जो सही जवाब जाएगा वो दूसरा वाला जाएगा। इसका मैं विथ वर्ष और कौन विद्वान ने दिया है, कौन कौन से विद्वानों ने, ये मैं क्लास में आपको ऑनलाइन क्लासेस में जिक्र करूंगा इस उपागम के बारे में। ठीक है, समाज कार्य के उपागम मैंने बता भी चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आगामी परीक्षाओं में इससे प्रश्न। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, मानवाधिकार की शुरुआत सुबह के नाश्ते से होती है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब जाएगा आपका लियोपोल्ड सेंघोर का नाम जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला सवाल हमारे सामने होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं हम लोग, देखते हैं कौन सा प्रश्न यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है, कह रहा है कि वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण एवं संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन वैश्विक स्तर पर डैश की संकल्पना पर चर्चा की गई प्रथम प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैठक सम्मेलन थी। यहाँ अगर मैं आपसे बात करूं, बेसिकली इन्होंने संधारणी को लगाया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर आयोग ने, परंतु मेरे हिसाब से यहाँ पर इस प्रश्न पर अगर आप लोग क्लेम भी करें तो एक बार आप लोग देख भी लीजिएगा, इसका सही जवाब होना चाहिए हमारा साझा भविष्य। ठीक है, यहाँ संधारणी नहीं रिलेट करता, फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा, मैं भी आप लोगों को जो है ऑनलाइन क्लासेस में इसके बारे में जिक्र करूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अनुमानात्मक सांख्यिकी की श्रेणी में आता है? ठीक है, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो काई स्क्वायर आता है, ये सही है आपका, और उसके बाद टी टेस्ट आता है और आपका सहसंबंध आता है। यहाँ करेक्ट जवाब होगा आप लोगों का ए डी ई, और ए डी ई जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि लंदन में आरंभ हुई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पूरा नाम मैंने आप लोगों को बता चुका हूं, और ये आपका करेक्ट जवाब होगा लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजिंग चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मैगडेंसी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे करेक्ट जवाब। देख सकते हैं आप लोग, ये सभी प्रश्न सोशल वर्क के हैं, समाज कार्य के, जो 20 जून के पूछे गए थे। ठीक है, और अभी तक मैंने आपको एक प्रश्न बताया, अभी भी 2 प्रश्न ऐसे हैं जिसके गलत आंसर लग रहे हैं, आएंगे, अभी मैं आपको बातचीत करूंगा उसमें, आप क्लेम भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 11 नंबर पर, कह रहा है कि समूह प्रकारों को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है? ठीक है, कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, समूह प्रकारों को समझने के लिए तो सामूहिक संघर्ष महत्वपूर्ण नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, और ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अगला सवाल हमारे सामने है, इवान पैट्रिक पावलोव ने समाजशास्त्रीय अनुकूलन का प्रयोग में अनुकूलन के बाद घंटी की ध्वनि को मुंह से लार का आना आरंभ होता है तो घंटी क्या कहलाती है? तो CS कहलाती है। अनुकूलित प्रेरक यहाँ पे जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर। आगे बात करेंगे, अगला सवाल है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न निवारण निषेध प्रतिषेध अधिनियम 2013 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जांच शुरू करने से पूर्व मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे से निपटाना हेतु आंतरिक शिकायत समिति IC के अनुरोध कर सकता है? तो केवल व्यतीत महिला कर सकती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है आपका, सी ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। आगे बात करेंगे, एक सवाल आपके सामने है, सुमलित करना है आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। किस तरीके से सुमलित होगा? जैसे कि अगर मैं बात करूं अभिजातवाद को लेकर, तो अभिजातवाद होता है बेसिकली वर्ग आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि विषम लिंगवाद को लेकर, तो ये बेसिकली बात करता है कामेच्छा यानी सेक्स ओरिएंटेशन पर आधारित पूर्वाग्रह को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वयगत भेदभाव को, तो ये रिप्रेजेंट करता है आयु के आधारित पूर्वाग्रह भेदभाव को, और दिव्यांगता संबंधी तो किसी असक्तता के आधार पर ही पूर्वाग्रह होगा। इसका सही जवाब जाएगा देखिए 3rd वाला। ठीक है, यदि आप UGC नेट सोशल वर्क में या MP सेट या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क या MPPSC की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसकी ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों को। मेरे यहाँ आप देख सकते हैं एवरीडे लाइव क्लासेस हैं,
रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दी जाएंगी, यूनिट के वाइज आपको पीडीएफ मिलेगा, यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक की, और यूनिट जो है आपका टॉपिक वाइज आपका मॉक टेस्ट भी करवाया जाएगा, शॉर्ट नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, बनवाए भी जाएंगे, एवरी सैटरडे आपको डिस्कशन भी किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2004 से लेकर जून 2023 तक के क्वेश्चन पेपर की व्याख्या भी करा होगा, हैंड रिटन नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सारी चीजें आपको केवल 4,000 रुपए में यूजीसी नेट के सोशल वर्क के स्टूडेंट को प्रोवाइड कराई जा रही है। 3500 रुपए की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, तो उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की क्लासेस सारी अवेलेबल कराई जाएंगी उत्तराखंड की। एमपीपीएससी की बात करता हूँ तो 3000 में आप लोगों को ये क्लासेस जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, तो आप अधिक जानकारी अगर चाहिए आपको इसके बारे में तो यहाँ देख सकते हैं, आप मेरा नंबर दिया गया है 8506031308, आप इस पर कॉल कर सकते हो और या व्हाट्सअप कर सकते हो, आप इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी मिलेगी। न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की जो है 8 से 9 क्लासेस हो चुकी हैं, बाकी और भी क्लासेस अभी बाकी हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए, शुरुआत से ही अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए। ठीक है, सफलता अवश्य मिलेगी। आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो है मैं आप लोगों को एक पॉजिटिव चीज़ों को लेकर बातचीत करता हूँ। सोशल वर्क में जो प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं उन्हीं प्रश्नों के आधार पर ही मैं आप लोगों को कंटेंट भी प्रोवाइड कराता हूँ, और सिलेबस के आधार पर सारे कंटेंट आपको अवेलेबल होते हैं। वहीं अगर बात करते हैं नीति आयोग के संपूर्ण कार्यकालों को निम्नलिखित प्रमुख शीर्ष में वितरित किया जा सकता है, ये कौन सा होगा? ठीक है, आपके सामने यहाँ सबसे पहले जवाब आपका होना चाहिए नीति का कार्यक्रम ढांचा, दूसरा होना चाहिए आपका सहकारी संघवाद, अनुश्रवण और मूल्यांकन, थिंक टैंक और ज्ञान और नवोवेश का केंद्र, ये आपका करेक्ट होगा बी सी डी ई। बाकी ए को आप हटा दीजिए, यहाँ पे सारे सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सेकंड वाला आपका करेक्ट माना जाएगा। बात करेंगे अगला सवाल कि समाज कार्य की किस पद्धति में समाज कार्यकर्ता परस्पर सहयोग और वृद्धि के प्रोत्साहन देने के लिए एक जैसी समस्याओं वाले सेवार्थी के समूह के साथ कार्य करते हैं? तो सही जवाब यहाँ पर होना चाहिए समूह कार्य, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। आगे हम बात करते हैं अगले सवाल पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं हम लोग, और हमारे सामने अगला जो सवाल है कुछ इस तरीके का सवाल है। प्रश्न कहता है कि सामाजिक कार्यकर्ता विविध सांस्कृतिक वातावरण में कार्य करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कार्य मूल्य और उनके सांस्कृतिक सामर्थ्य को विकसित करने का आधार है? इसका सही जवाब होगा विविधता का सम्मान करना। मैंने आप लोगों को ट्रिक में लिखवाया भी है, और जब भी मैंने आपको लिखवाता हूँ कि विविधता हो और सहायता, एक प्रकार से सहभागिता हो, सक्रिय भागीदारी हो, इस तरीके का मैंने कुछ ट्रेडिशनल एक प्रकार के वर्ड थे, शब्द थे, मैंने आप लोगों को नोट करवाए थे। जो भी इस प्रश्न को नहीं भी कर पाता उस ट्रिक के माध्यम से भी इस प्रश्न को कर सकते थे। परंतु सामाजिक कार्यकर्ता विविध सांस्कृतिक वातावरण में जो कार्य करते हैं वो बेसिकली विविधता का सम्मान करना और समाज कार्य मूल्य संस्कृति सामर्थ्य को विकसित करने के ही आधार पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जाएगा, और ये करेक्ट जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे, यहाँ पे देखिए कुछ विद्वान के नाम दिए गए हैं और कौन किससे रिलेट करता है ये आपको बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। और अगर मैं बात करूँ एच वाई सिद्दीकी के बारे में तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से हैं। ग्रेस मैथ्यू के बारे में अगर हम बात करते हैं तो केस वर्क से है। और डी के लाल दास की अगर हम बात करते हैं तो ये रिलेट करते हैं आपका समाज कार्य अनुसंधान। सुरेंद्र सिंह की बात करते हैं तो समाज कार्य शिक्षा को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको ये लिखवाया है अभी हाल ही में, इसकी जो है ये समाज कार्य के शिक्षक हैं, ये समाज कार्य के जो क्षेत्र है उसकी में विशेषज्ञता उन्होंने हासिल की है। ठीक है, इसका जो सही जवाब जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जाएगा। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने हाल ही में क्लास दिया है, जो बच्चे ऑनलाइन क्लास लेंगे वहां पे उनको वीडियो ये प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे सामने दिया गया है। समानता का अधिकार रिप्रेजेंट करता है किसको? अनुच्छेद देख सकते हैं 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो 19 से लेकर 22 का आर्टिकल आता है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार की बात करेंगे तो ये 23 से 24 आता है। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार की बात करेंगे तो अनुच्छेद 29 से 30 आता है। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो पहला गया है ये करेक्ट जवाब है। बहुत ही सरल जवाब है, ये सरल प्रश्न है। मैंने ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसके बारे में ना पढ़ाया हो आप लोग। देखिए एनईपी के बारे में बात की जा रही है आप लोगों से। 2020 के अनुसार बताया गया कि भाई आरटीआई 2009 में इन्होंने किए जाने की आवश्यकता बताया कुछ परिवर्तन को लेकर। जैसे
थर्ड पॉइंट है 3 से 18 वर्ष की आयु के छात्रों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आरटीई की बात मैं कर रहा हूँ, राइट टू एजुकेशन की बात कर रहा हूँ 2009 में। ये परिवर्तन की बात थी, पहले 6 से 18 था, ठीक है, ये 6 से 18 दिव्यांग के लोगों के लिए है, 6 से 14 जो था वो सामान्य बच्चों के लिए था, ठीक है, याद रखेंगे ये सारी चीजें। और यहाँ पे करेक्ट जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें मैं करवाऊंगा और ऑलरेडी मैंने आप लोगों को नोट्स बनवा रखा। देखिए ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न अपवाद में, बेसिकली आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में जाना, ठीक है। तो अगर मैं बेवरेज रिपोर्ट की बात करता हूं तो 1942 है, और दी सिमोव, अच्छा ये जितने रिपोर्ट देख रहे हैं आप लोग, ये कम्युनिटी से रिलेट करता है, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं दी सिमोव रिपोर्ट की तो 1968 का है, और द जो है यंगेस्ट बैंड रिपोर्ट की बात करता हूं तो ये 1959 का है, और द लेन कमेटी की बात करता हूं तो 1939 का है। बेसिकली आयोग ने इसको तो ऑप्शन नंबर बी का जवाब माना है, परंतु ध्यान रखेंगे यहाँ पर आप इस तरीके से अगर मैच करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ए रिलेट होता है, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि ये क्रम सही है, हो सकता है ये प्रश्न में जो है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इस पे आप स्टार लगा के छोड़ दीजिए, ठीक है, कॉमन नंबर मिल सकते हैं आप लोग। आगे बात करते हैं, डाटा एक प्रकार से प्रोसेस के संबंध में कार्य को बताने की कोशिश की जा रही है। ध्यान दीजिएगा, पहले तो देखिएगा प्रविष्टियों का संपादन होता है, ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आंकड़ों का कूटबद्ध किया जाना होता है, फिर उसके बाद होता है प्राप्तांकों का संगणन। ये डेटा प्रोसेस का कार्य होता है ना, प्राप्तांक का ये कार्य नहीं है, ये आंकड़ों का सब जो है सरणीकरण भी कार्य नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे केवल बी और सी और डी होगा, जिस ऑप्शन में जाएगा बी सी डी ऑप्शन नंबर पहला गया है, यही आपका करेक्ट होगा। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल के बारे में। अगला सवाल है, आश्रित चर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। बहुत ही आसान सा सवाल और अच्छा क्वेश्चन है हमारे सामने। वह चर जो प्रभाव को प्रतिनिधित्व करता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 2 नंबर तो इजिली आप लोगों को मिल गए होंगे। अगला सवाल बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में, कि सामुदायिक कार्य में अनुभूत आवश्यकता का अभिप्राय, आवश्यकताओं से अभिप्राय क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसका सही जवाब होगा वे सामाजिक आवश्यकताएं जो सामान्य समुदाय के द्वारा अभिव्यक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में। अगला सवाल, ब्रह्म समाज। देखिए देखिए बहुत ही इजी सा सवाल है हमारे सामने। अगर मैं बात करता हूँ ब्रह्म समाज किसको रिलेट करता है, तो आपका क्या जवाब होना चाहिए। ब्रह्म समाज किसको रिलेट करता है, बंगाल। आर्य समाज किसको रिलेट करता है, बॉम्बे। सत्य शोधक समाज किसको रिलेट करता है, पूना। वेद समाज किसको रिलेट करता है, मद्रास। सही ऑप्शन यहाँ पे जाएगा थर्ड, यही आपका करेक्ट जवाब होगा। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को सारी जानकारी सब कुछ बता रखा। ऐसा कोई प्रश्न यहाँ तक अभी तक मैंने नहीं देखा 25 में जो आप लोगों को ना पढ़ाया गया हो, ना उसकी पीडीएफ दी गई हो, ना उसका मॉक टेस्ट करवाया गया हो। सारे प्रश्न यहाँ पर बातचीत हो चुकी है, ठीक है। अगला सवाल पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने जो है इस समय दिखाई दे रहा है 26 की। अगर हम लोग बात करते हैं रेफरल के बारे में, आपको सही स्टेटमेंट बताना है, तो यहाँ जो सही स्टेटमेंट होगा, रेफरल व्यक्तिगत समाज कार्य में प्रयुक्त संकल्पना जो किसी सेवार्थी के अन्य व्यवसाय यानी पेशेवर के पास भेजने से संबंधित होता है। बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी हाल ही में आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया है। दूसरी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, रेफरल प्रक्रिया में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों भाव शामिल होते हैं, ठीक है। यहाँ आपका ए और सी सही गया। देखिए बी वाला जो है ना, कार्यकर्ता विशेषकर ज्ञान और कौशल से संबंधित अयोग्यता को दर्शाता है, ये तो गलत हो गया। और रेफरल वास्तविक मामलों के सेवार्थियों की राय अनिवार्य नहीं होता, क्यों नहीं, राय अनिवार्य होती है, तो ये भी गलत है। तो ए और सी केवल ऑप्शन नंबर देखिए थर्ड में दिया गया है, इसलिए आपका थर्ड सही जवाब है। रेफरल के बारे में भी मैंने हाल ही में आप लोगों के ये सारे कंटेंट प्रोवाइड कराए हैं आप लोगों को। चलिए अगला सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बेवरेज रिपोर्ट के 5 विशाल समस्याओं में नहीं शामिल किया गया है। इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को बता रखा है पहले से भी कि कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसके अंतर्गत शामिल नहीं है, ठीक है। सही जवाब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अन्याय है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक अन्याय और एक निर्धनता या कष्ट, ठीक है, निर्धनता या कष्ट। सी और ई जहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में, यही आपका सही है। वही बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारे सामने है कि सामाजिक क्रिया प्रचार प्रसार के विधि निर्माण द्वारा जनता को बेहतरी के लिए होता है। सामाजिक क्रिया, क्या ये बात सत्य लग रही है आपको। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है।
ये राइट है। वही कहता है सामाजिक क्रिया सघन जन जागरूकता के लिए आवश्यक है, बिल्कुल सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज द राइट आंसर होगा। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा। इसके बारे में मैंने ट्रिक भी बता रखा है कि अगर देखो ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोगों को सॉल्व करना है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, मैंने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कि कह रहा है कि सोशल केसवर का थ्योरेटिकल अप्रोच की बात किसने किया है? आर के उपाध्याय। लगा लीजिए यहाँ पर ए का 4। ठीक है, और एन इंट्रोडक्शन टू सोशल केशवर की बात अगर हम लोग करते हैं, केशवर की बात करते हैं, तो यहाँ पर इनका नाम जो है लगा लीजिए ग्रेस मैथ्यू का केसवर्क में। और थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केसवर्क की बात करते हैं तो मैरी रिचमंड का नाम, सॉरी यहाँ पे नाम आ जाएगा गार्टन हैमिल्टन का। और व्हाट इज सोशल केसवर्क में मैरी रिचमंड का नाम आएगा 1922 में। ठीक है ना, तो ये सही ऑप्शन होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला मैच कर रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं जो बच्चे बहुत ही इजीली आसानी से कर रखे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने है कि निम्नलिखित सामुदायिक संगठन में क्या क्या लक्ष्य या उद्देश्य हो सकते हैं? बड़ा ही आसान सा सवाल। एक तो सामुदायिक चेतना का विकास होगा, सामुदायिक सहभागिता का प्रोत्साहन करना भी हो जाएगा, और एक नेतृत्व का विकास भी हो जाएगा। तो यहाँ तो सही जवाब हो जाएगा भाई सी डी ई वाला। और सी डी ई किस ऑप्शन को रिलेट कर रहा है? जो कि थर्ड ऑप्शन को रिलेट कर रहा है, ऑप्शन थर्ड वाला ही सही जवाब। देखिए इस बच्चे ने अभी तक जो जवाब दे रहे हैं पॉजिटिव जवाब आ रहा है इनका। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है कि अभिवृत्ति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 31 हमारे सामने। बेसिकली अगर हम बात करें, अभिवृत्ति अधिकतम सकारात्मक साहचर्य होता है, सही है। इनाम और दंड के माध्यम से भी होता है, ये भी सही है। और अभिवृत्ति अधिकम जो होता है समूह मानकों के माध्यम से भी होता है, ये भी सही है। सूचना के संपर्क के माध्यम से होता है, ये भी सही है। सभी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका पहला सही जवाब जाएगा इस प्रश्न का। बात करेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने है कि किस पीढ़ी में मानवाधिकार प्रोत्साहन में समाज कार्य व्यवसाय शामिल है? तो दूसरी पीढ़ी में शामिल है, यही करेक्ट जवाब है भाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है ना, समाज कार्य व्यवसाय दूसरी पीढ़ी में आता है, याद रखिए। एक और सवाल आपके सामने आ रहा है। देखिए यहाँ पर बेसिकली सन 1955 की बात करेंगे भाई। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के लेकर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार की रोकथाम अधिनियम की बात करेंगे तो 1989 हो जाएगा। घरेलू हिंसा 2005 हो जाएगा, और ये 2013 हो जाएगा, है ना। उस हिसाब से अगर हम लोग क्रम लगाते हैं, सबसे पहले बढ़ते क्रम में लगाना है हमें। ठीक है, बढ़ते क्रम में हमको लगाना है। यहाँ पे इस प्रश्न का भी जवाब अगर हम बात करते हैं तो आयोग ने भी गलत जवाब दिया है, गलत जवाब दिया है। इस प्रश्न को भी हो सकता है आप लोगों का कॉमन नंबर दिया जाए, या तो ये दूसरा ऑप्शन का चुनाव करे। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर व्यक्तिकरण के सिद्धांत में निम्नलिखित में से किसने संज्ञान हेतु सामाजिक कार्यकर्ता को निर्देशित करता है? व्यक्तिकरण के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। देखिए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा प्रत्येक सेवार्थी अपने आप में विशिष्ट होता है, यही सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इससे आसान सवाल कुछ नहीं। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा भी रखा हूँ, इसके बारे में बता भी रखा हूँ। ठीक है, ठीक है, लगभग सभी भिखारी बेघर होते हैं। एक सवाल है, लगभग सभी भिखारी बेघर होते हैं, परंतु सभी बेघर भिखारी नहीं होते। यहाँ पे आपका कहना क्या सही रहेगा? ये स्टेटमेंट आपका सत्य होगा, बात सही है। फिर कहता है बेघरों के अधिकांश कार्यक्रम भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए होता है, ये असत्य है भाई। बेघर के अधिकांश कार्यक्रम भिक्षावृत्ति से ही संबंधित होगा क्या? गलत जवाब यहाँ पे है। यहाँ सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर हम बात करें तो आपका क्या होना चाहिए? ए सत्य है और असत्य है, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। देखिए टाइप सेकंड एरर्स क्या होता है, बच्चे ने बहुत बताए भी थे, हम लोगों से बातचीत जब हो रही थी तो उस समय शून्य प्रकल्पना असत्य होती है और स्वीकृति हो जाती है, तो ये बेसिकली ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, 4। ठीक है, देखिए अभी तक जो जवाब आ रहे हैं पॉजिटिव आ रहे हैं, आप देख भी रहे हैं बच्चों का सकारात्मक रिजल्ट यहाँ पर पॉजिटिव है। और मेरे यहाँ से जितने भी सोशल वर्क में ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, लगभग 90% मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे सफलता की सीढ़ी पे चलते हैं। श्योर है कि यहाँ पे आप यूजीसी नेट को आप या जेआरएफ या नेट आसानी से क्रैक कर सकते हैं। क्यों? रीजन ये है कि मैं सोशल वर्क की प्रतिदिन क्लास लेता हूँ। जब टॉपिक कवर होता है तो मैं उसकी प्रैक्टिस करवाता हूँ, मॉक टेस्ट करवाता हूँ, ये सारी चीजें अवेलेबल है अपने यूट्यूब चैनल पर। और यदि आप यहाँ पर आपके लिए केवल आज के लिए ही 4000 इसकी फीस रखी गई है, दिसंबर सोशल वर्क ऑनलाइन क्लास के लिए ये चीजें आज केवल उपलब्ध कराई जाएंगी, केवल आज के लिए फीस है। कल इसकी फीस 5000 हो जाएगी।
सोशल वर्क में, ठीक है। यहाँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट, हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट, सब कुछ कवर कराया जाता है। एवरीडे क्लासेस, एग्जाम के दौर पे संडे की भी क्लासेस दी जाती है। हाँ, क्लासेस प्राइवेट होती हैं, ये क्लासेस प्राइवेट होती हैं, सभी लोगों को प्रोवाइड नहीं कराई जाती, जो बच्चे पेड है उन्हीं के लिए प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखिए। ऑनलाइन क्लास में इन सभी के चारों ऑप्शनों के साथ मैं व्याख्या करूंगा शाम की क्लास में, और उसके लिए आप चाहो तो ज्वाइन होना चाहते हैं क्लास में, तो आप संपर्क करें 8506031308 पर कॉल करिए। यूजीसी नेट की जो फीस बताई गई है 4000 बताई गई है। उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क की जो फीस बताई गई है वो 3500 रुपये बताई गई है। एमपी सेट की जो फीस बताई गई है वो 2000 बताई गई है। एमपीपीएससी की अगर आप सोशल वर्क या जहाँ पे अलाइड किया गया है उसकी फीस 3000 बताई गई है। किसी भी क्लास, यानी ये चार, लेकिन ध्यान रहे मेरी केवल क्लासेस सोशल वर्क में ही होती है। सोशल वर्क के अलावा मैं किसी और चीज़ों पर हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, केवल मेरी पकड़ जो है सोशल वर्क पर है, इसलिए मैं सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर अपना दे दिया है, यहाँ पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं।